अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके मिर्ज़ा साहब आपके साथ हाज़िर हैं बेटा जी। उम्मीद है आप भी बाखैरियत होंगे और उर्दू की तैयारी में दिल लगा कर मेहनत कर रहे होंगे। मैंने गुजारिश भी की थी कल कि उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें से पास होना इज़ वेरी इजी, बट टू सिक्योर टू ऑब्टेन ग्रेट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इज़ नॉट ईजी टास्क। हम उर्दू के पेपर में ऐसे कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो हमारे उर्दू के नंबरों को ख़राब करती हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हर वो मैटर, बल्कि हर से मुराद है 2 से 4 ऐसी मिस्टेक्स है जो आप पेपर में करते हो और आपको उर्दू में नंबर नहीं मिलते। सबसे बड़ा जो एक मिसकंसेप्ट है वो ये है कि उर्दू में राइटिंग के नंबर करते हैं। हु क्लेम्स? आई डोंट बिलीव दिस। आगे पेपर में कटिंग नहीं होनी चाहिए, अरेजिंग नहीं होनी चाहिए, रिमूवर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और आपके जो अल्फाज हैं वो रीडेबल हों, क्लियर पढ़े जाते हों और आपने जो लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लिखा हो, तो आपके पूरे 75 मार्क्स आते हैं। यहाँ देखा कि अक्सर बच्चों के 30 नंबर होते हैं या 35 होते हैं उर्दू में और वो कहते हैं जी साढ़े राइटिंग के नंबर कट गए ने। भाई राइटिंग के नंबर 5 या 4 या 10 या 12 कट जाते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके 30 नंबर कट गए, 40 नंबर कट गए। नो, इट कांट बी हैपेंड। आई माई सेल्फ, मैंने खुद पेपर चेक किए हुए हैं बोर्ड के, उर्दू के भी आई थिंक 2008 या 9 में पेपर चेक किए थे, तो इतनी ज़्यादा सख्त मार्किंग नहीं होती बेटा। ये आपको सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, किसी सुनी सुनाई बात आपसे नहीं मैं बात कर रहा कि आप कहें कि सर जो है वो अपने किसी से सुन के हमसे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इन हाथों से उर्दू के पेपर चेक किए हैं। सो राइटिंग का 1 या 2 नंबर आपका कटेगा, इससे ज़्यादा नंबर आपका नहीं कटेगा। 2 काट जाएंगे, 4 काट जाएंगे, 5 काट जाएंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नंबर कटने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ठीक है, आप लोगों ने ये स्टेप लेना जो मैंने बोला है, कटिंग नहीं करनी, अरेजिंग नहीं करनी, ओवर राइट नहीं करना, और जो लिखना है वो साफ लिखना है और सही लिखना है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। एक बच्चा 2 सफ़ात का खुलासा लिखाता है, मिसाल के तौर पर कहानी का खुलासा आपको आ गया, आपने 2 सफ़ात का खुलासा लिख दिया। अब उन पूरे 2 सफ़ात के अंदर कहानी का मतलब ही नहीं लिखा, कहानी का मकसद क्या है, कहानी का असल माना क्या है। फिर इसके बाद पूरे 2 सफ़ात में ये भी नहीं लिखा कि कहानी का जो सबक है ये किस मुसन्निफ़ ने लिखा है। अब आपके उन 2 सफ़ात का मकसद क्या है? अब बच्चा कहता है जी मैंने 2 सफ़ात लिखे हैं, मुझे मिला कुछ नहीं। सो ये एक मिस्टेक जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं डिटेल्स के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उर्दू के पेपर में बेटा जी आपके पास जो चीज़ें करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके अशार की तशरीह, नसर पारों की तशरीह और आपके ऑब्जेक्टिव। दीज आर 3 मेन क्वेश्चंस और इन्हीं तीनों क्वेश्चंस पे हम लोग काम नहीं करते। हम लोग क्या याद करते हैं? हम लेटर याद करते हैं, कहानी याद कर ली, मुकालमा कर लिया, दरख्वास्त कर ली, उसके बाद आ बैल मुझे मार, मारू घुटना फूटे आंख, ठीक है जी, क्या उसे कहते हैं, बूढ़ी गोरी लाल लगाम, ये कुछ जुमले याद किए, खलासा रटा, मरकज़ी ख्याल रटा, पेपर तैयार हो गया। हमारा 10, 20 और 15, 35 नंबर का पेपर हमेशा इग्नोर्ड होता है। स्टूडेंट्स इन 3 चीज़ों पर फ़र्क ही नहीं करते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो वीडियो देख रहे हैं मेरा बेटा या बेटी वो बताइएगा, यही बात है। हम ना अशार की तशरीह पे काम करते हैं, ना नसर पारों की तशरीह पे काम करते हैं और ना ही ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं। यानी 35 नंबर का पेपर हम पहले स्किप्ट करके जा रहे हैं, यानी हम बोर्ड में जा रहे हैं सिर्फ 40 नंबर का पेपर लेकर जिस पे हमने काम किया। सो अशार की तशरीह हमने किस तरीके से करनी है? हमारा मकसद ये होता है कि हमने 5 से 6 लाइनें लिखनी है। 5 से 6 लाइनें, 8 लाइनें, 10 लाइनें, 15 लाइनें लिखेंगे तो हमें तशरीह के अच्छे नंबर मिलेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। लेकिन उन जो पेपर आपका चेक करते हैं उनको आपकी लाइनों की ज़रूरत नहीं है, आपके तशरीह की लेंथ की ज़रूरत नहीं है। दे वांट रियल पर्पस, आपके अशार के अंदर बोला क्या गया है, शायर कहना क्या चाहता है। ठीक है जी, आपकी तशरीह अगर 4 से 5 लाइनों में भी लिखी गई है लेकिन एक्यूरेसी के साथ लिखी गई है तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक है। इसमें हमारी जो पहली नज़म है वो है हमद। अब गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अब मुकद्दम का माना क्या है? पहले। शायर क्या कहना चाह रहा है कि या अल्लाह तूने हमें बनाया और हमारा सबसे अहम काम और सबसे पहला काम और सबसे ज़रूरी काम तेरी हम्दो सना बयान करना है,
तेरी तारीफ़ व सताइश करना है, तेरी इबादत करना है, तेरा हक अदा करना है। साथ ही शायर ये कहता है कि बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा, कि या अल्लाह हम इतने जोगे नहीं, हमारे अंदर इतनी सकत नहीं, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं, हम इतनी तेरी तारीफ़ व सताइश नहीं कर सकते, लिहाजा तू हमें बगैर अपनी तारीफ़ व सताइश के ही मुआफ़ फरमा, हम पे अपनी रहमत फरमा। इसी तरह महरम भी है ऐसा कि जैसा कि है ना महरम। अब बच्चों को महरम का माना ही नहीं पता। अब जब बच्चा तशरीह लिखता है 6 से 8 लाइनों में, तो उसमें लिखता है, शायर कहता है कि जो महरम होता है वो भी ऐसा ही है जैसा कि नामहरम है। जब महरम को पता चल जाता है तो नामहरम को पता नहीं चलता। यानी वो पूरी तशरीह के अंदर महरम का माना ही नहीं लिखते, आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह आगे आ जाए, मैं मिसाल एक और देता हूँ आपको बेटा जी। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही मेरी आबरू, नाद का शेर है। अब आबरू का माना क्या है, हुर्मत का माना क्या है? इसमें शायर कह रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर तेरे दर पे मर जाऊं, तेरी मोहब्बत में मर जाऊं, तेरे लिए कुर्बान हो जाऊं, तेरी मोहब्बत में अपनी जान दे दूं, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बड़ा आज़ाज़ नहीं है, कोई बड़ा मकाम नहीं है, कोई बड़े वक़ार की बात नहीं है। हुर्मत व आबरू ये एक ही अल्फाज के दो ही अल्फाज, इनका मानो मफहूम एक है। याद रखिएगा, उर्दू और इंग्लिश के अंदर जब हमने किसी बात की अहमियत पर जोर देना हो तो हम उसके लिए 2 डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, विच है द सिमिलर मीनिंग। यहाँ भी यही है। इसी तरह आगे आ जाएं, अगर हम बात करें पविस्तर शजर से, बड़ी प्यारी नज़म, शाखे बुरीदा से सबक अंदोज हो के तू न आशना है कायदा रोज़गार से। अब शाखे बुरीदा का माना क्या है? अब बच्चा क्या करता है कि शेर में शायर कहता है कि शाखे बुरीदा जो है, अगर हम काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हम शाखे बुरीदा की तरह हो जाएंगे। जिस तरह शाखे बुरीदा नकारा होती है उस तरह हम भी नकारा हो जाएंगे। अब पेपर चेक करने वाला देखता है कि यार शाखे बुरीदा है क्या, ये तो बच्चे ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। शाखे बुरीदा का मतलब है टूटी हुई शाख। अब इसमें अल्लामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह फरमाना चाह रहे हैं कि जब एक दरख्त से टहनी टूट जाती है तो उसके ऊपर जवाल आ जाता है, उसके ऊपर खजा आ जाती है, वो कभी भी दोबारा दरख्त का हिस्सा नहीं बन सकती। इसी तरह अगर हम अपनी कौम को छोड़ेंगे, अपने मजहब को छोड़ेंगे, अपने दीन को छोड़ेंगे, अपनी असल पहचान को छोड़ेंगे तो हम वापस अपनी अपनी असली ज़ात पर नहीं पहुंच सकते। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, है लाजवाल अहद खजा उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं उसे बर्ग व बार से। अब बच्चा क्या कहता है, बच्चे को बर्ग व बार का माने ही नहीं पता, बच्चे को लाजवाल का माने ही नहीं पता, बच्चे को अहद खजा का नहीं पता। बच्चा 5-6 लाइन लिख देता है कि शायर कहता है कि जो अहद होता है वो खजा का अहद होता है, जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते, अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते, उसके ऊपर हमेशा खजा होती है, उनको बरगो बार से कोई तल्लक नहीं होता। 8-10 लाइन लिख के आते हैं और बाद में कहते हैं हमने इतनी लंबी तशरीह लिखी थी सर जी, हमें नंबर नहीं मिले। और मेरे प्यारे बेटो, लाजवाल जिसका एंड नहीं है, और अहद खजा, अहद कहते हैं दौर को, खजा कहते हैं ऐसा दौर जिस पे आपके ऊपर फल पौधा नहीं लगता। अब अल्लामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो टहनी दरख्त से टूट जाती है, उतर जाती है, अलग हो जाती है, उसके ऊपर लाजवाल खजा आ जाता है, अहद खजा, यानी उसके ऊपर हमेशा खजा रहेगा, कुछ वास्ता नहीं उसे बरगोबार से, यानी उसके ऊपर कभी भी फूल पत्ते नहीं लगते क्योंकि वो दरख्त से उतर जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी कौम का साथ छोड़ेंगे, अपनी पहचान को छोड़ देंगे, सो हमारे ऊपर भी कभी फूल पत्ते नहीं उगेंगे, यानी हमारे ऊपर कभी भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कहते हैं ना, क्या उसे कहते हैं, अपनी ही ज़मीन पर चलने का हुनर सीखो, संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। तो मतलब ये है कि जब हम अपनी पहचान को छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर कभी भी अल्लाह ताला अपनी रहमत नहीं करेंगे। तो जब तक हमें शेर के माना मफहूम का नहीं पता, हम उसकी अच्छी तशरीह नहीं कर सकते। जब आप अच्छी तशरीह नहीं करोगे आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। और लास्ट बात यहाँ बताता चलूँ बेटा जी, याद रखिएगा, तशरीह की लेंथ के नंबर नहीं मिलते, तशरीह की एक्यूरेसी के नंबर मिलते हैं।
इज इट क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आ गया नसर बारों की तशरीह। अब नसर बारों में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये है, हमें हमारी रीडिंग अच्छी नहीं है। जब हम पूरा साल पढ़ते तो हम हिस्सा नसर के जो सुबात उनको पढ़ते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम खलासा खोला, खलासा याद किया, याद हो गया। अब जब हम रीडिंग अच्छी करेंगे, ये आपकी बुक है ना मिर्ज़ा गालिब की अदात व ख़ज़ाइल, इसको आप रीड करेंगे तो जब पैराग्राफ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस सबक से आया है। अब नसर बारों की तशरीह का जो बेहतरीन तरीका कार है वो मैं अगली वीडियो में आपसे एक्सप्लेन करूँगा। वो हम तरीका अपनाते ही नहीं हैं। हम नज़म के हिस्सा नसर बारों की जो तशरीह है उसके अंदर ना तो सुबह का नाम प्रॉपर लिखा होता है, ना शायर का नाम, ना ख़त किश्त अल्फाज के मानी। और तशरीह में हम क्या करते हैं, हम अक्सर स्टूडेंट क्या कहते हैं, और जो पैराग्राफ आता है ना पेपर उन्होंने वड्डा करके लिखे तो नंबर मिल जाते हैं। वड्डा करके लिखे से नंबर नहीं मिलते। आगे पैराग्राफ के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके मानी लिखे, मानी मफहूम जोड़कर एक नया पैराग्राफ बनाएं। बातें वही हैं, अल्फाज तब्दील होनी चाहिए, तशरीह होनी चाहिए। जैसे नज़म के अंदर तशरीहात है, इस तरह हिस्सा नसर पारे की भी तशरीहात है। हम यहाँ भी क्या करते हैं, बड़ी आते हैं, हम मुसन्नफ़ का नाम लिखाते हैं या उसके सबक का नाम लिखाते हैं और तशरीह अपने पास लंबी करके लिखते हैं। यहाँ भी मैं आपको बताता चलूँ कि लंबी तशरीह लिखने का नंबर यहाँ नसर पारों में नहीं मिलेगा। ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया, किस सबक से लिया गया, इस सबक को किसने लिखा था, इस सबक में हमें क्या बताया गया है, लिहाजा इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया। जब हम ये बातें लिखेंगे तो हमें नसर पारों में 10 में से इंशाअल्लाह 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन हम एक्यूरेसी नहीं जानते। हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम इसको लंबा करके लिखें, खुला खुला करके लिखें। और याद रखिएगा पेपर चेकर ये देखता है कि यार इसने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है, लाइन से लाइन गया है, लफ्ज़ से लफ्ज़ गया है। अगर हम खुला खुला एक एक लाइन छोड़ के खुला खुला करके लिखेंगे, वो जो पेपर चेक करने वाले ना बेटा वो उस्ताद है, उस्ताद को सब कुछ पता है। वो समझ आता है कि बच्चा ना हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि लंबा करके लिखूंगा तो नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ, आई अश्योर यू कि उर्दू के पेपर के अंदर लेंथ मैटर नहीं करती बेटा जी, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। आपका खुलासा अगर चाह पेपर शीट जो आपको बोर्ड में मिलती है उसकी एक शीट पे आप लिख के आ जाएं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ लिखा हो और आपका पेपर चेक करने वाला अगर अच्छे टीचर हुए, वो उर्दू से ही रिलेटेड टीचर हुए, तो आपको पूरे 5 नंबर देंगे। लेकिन अगर आप गलत भी लिखाते हो, अपने पास लिखाते हो, 2-2.5 सफ़े लिख देते हो और जो पेपर चेक करने वाला है वो जो अच्छा टीचर नहीं है, उर्दू के टीचर नहीं है, तो कहेगा इन्हें वाह वड्डा लिखे है, आप वाली सोच के मुताबिक इन्हें 50 तो 4 दे दो। बिल्कुल बेशक आपने उसके अंदर गलत लिखा हो। तीसरी गलती जो हम करते हैं इसमें MCQs की, MCQs के लिए आप काम ही नहीं करते, सिर्फ एक्सरसाइज के MCQs रटे पेपर देने चलेगी। अगर MCQs एक्सरसाइज से आ गए तो वेल एंड गुड, ना आए तो हमारा मसला मैंने कल भी बताया था, रीडिंग होनी चाहिए। अब जैसे लहू और कलीन है मिसाल के तौर पर, उसमें शायद वो तजम्मल वाला लफ्ज़ आता है, तो ये सारा कुछ अल्फाज इसमें आते हैं, हमें उनके अल्फाज का नहीं पता। तजम्मल वाले ना लहू कलीन, आई थिंक लहू और कलीन जी तजम्मल है, अख्तर है, रऊफ़ है। जब हमने रीडिंग ही नहीं की हमारे पास जवाब भी नहीं आने, ठीक है जी। और इसके अलावा उर्दू में नंबर लेने के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, मरकज़ी ख्याल में बच्चा गलती करता है, वहाँ पे लेंथ मैटर करता है। मरकज़ी ख्याल का हमें ये बताया जाता है कि मैक्सिमम 2 से 3 लाइनें। भाई मेरा मरकज़ी ख्याल क्या है? मरकज़ी ख्याल का मतलब है सिर्फ मरकज़ी ख्याल आपका होना चाहिए कि इस नज़र में बताया क्या गया है। सो ये काम अगर आप सारे कर लोगे तो इंशाल्लाह आपसे मैं गारंटी देता हूँ आपके पूरे 75 नंबर आएंगे। बाकी अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे, मेरे भी दुआ कीजिएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन नंबर से पास करे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।